गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, आज आपके लिए बस सबसे सिंपल टॉपिक लेके आया हूं 12th क्लास का, और वो है हमारा कॉमन साइज और कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला। एक भी स्टूडेंट एग्जाम में इस चैप्टर को ना छोड़कर जाइए। बस एक शर्त है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और हर एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम हमारे टॉपिक पर आएंगे, वो होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक। हम थ्योरेटिकल पार्ट्स को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उससे पहले जो हमने कंप्लीट किया था, जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसका जो शेड्यूल 3 है, उसका पार्ट फर्स्ट में हमने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है। वो पूरा का पूरा आपने पढ़ा था। इसके बाद कंपनी एक्ट 2013 जो शेड्यूल 3 था, उसका पार्ट सेकंड था। उसके अंदर हमारा जो इनकम स्टेटमेंट था, उस इनकम स्टेटमेंट को मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था गाइज। और उसके जो जो पार्ट्स थे, वो कौन कौन से पार्ट हो सकते थे, वो सारे के सारे पार्ट्स मैंने आप सभी के सामने एक्सप्लेन किया। अब बात आती है कि एक कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट भी दो तरीके से बन सकती है। एक तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन सकती है गाइस, और एक कॉमन साइज बैलेंस शीट बन सकती है। उसी तरीके से एक कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है, वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल भी एक तो कंपैरेटिव पी&एल स्टेटमेंट बन सकता है, एक कॉमन साइज पी&एल स्टेटमेंट बन सकता है। तो आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं, वो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो थ्योरेटिकल पार्ट, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उन प्रैक्टिकल पार्ट के भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो मार्क्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको किसी भी कंडीशन में आज इस वीडियो के बाद हम छोड़ने वाले नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है तो वो किस तरीके से हम बनाएंगे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, वो किस तरीके से बनाएंगे। उससे पहले कुछ छोटा छोटा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो थ्योरेटिकल पार्ट में आप सभी को बताना चाहूंगा। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। बोलिए, ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन सर क्या होता है और इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आना सभी को चाहिए। तो नंबर 1, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन ऑफ द वैल्यूज। किसमें कंपैरिजन करना है? कंपैरिजन ऑफ द वैल्यूज of one period with those of another period for the same firm। एक ही फॉर्म हो और उस एक फॉर्म के अंदर हम वैल्यूज में क्या करें, एक पीरियड के वैल्यू को अनदर पीरियड की वैल्यू से कंपैरिजन करें, तो दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड टू बी इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसको हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन के नाम से जाने। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात, इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन के अंदर क्या कर रहे थे हम, एक ही फर्म के अलग अलग पीरियड की वैल्यूज को कंपैरिजन कर रहे थे। तो यहां पर क्या होता है कि फर्में अलग अलग होती है, इंडस्ट्रीज अलग अलग होती है, और उनमें हम जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म विद दैट अनदर फर्म, यानी एक फर्म की वैल्यूज को दूसरे फर्म की वैल्यूज से क्या करते हैं, यहां पर कंपैरिजन करते हैं। विद अदर इंडस्ट्री डाटा, यानी कोई अदर इंडस्ट्री डाटा उससे कंपैरिजन करेंगे। एंड विद द बजट, या अदर बजट से हम क्या करते हैं, इसमें कंपैरिजन करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा हमारा क्वेश्चन। इंट्रा फर्म के अंदर सेम फर्म होगी, बट पीरियड क्या होंगे, अलग होंगे। यहां पर क्या होगी, पीरियड सेम हो सकते हैं, बट फर्म में क्या होगी, अलग होगी। तो दैट इज अ इंटर फर्म कंपैरिजन। अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे यूटिलिटी, पर्पस, ऑब्जेक्टिविटीज, और यहां पर बात करेंगे हम किसी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाते हैं तो उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस हमारा क्या होगा, उसकी यूटिलिटी यानी उसका उपयोगिता हमारे लिए क्या होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या होंगे, वो हमें सभी को पता होने चाहिए। बहुत सिंपल है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस्ड के ऊपर ही क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स भी उससे सिमिलर करते हुए हैं। इंडिकेट्स ट्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर यह पता लगता है हमारे को कि इसके ट्रेंड्स को इंडिकेट करते हैं। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट जो बनता है, कि ट्रेंड का मतलब कि इंक्रीमेंटल ट्रेंड में चल रहा है या डिक्रीमेंटल ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि यहां पे पीरियड टू पीरियड क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि हमारी कंपनी है या हमारी फर्म है, तो वो फर्म या कंपनी का जो बिजनेस है, वो बिजनेस हर साल क्या हो रहा है, एक ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, ये कमजोरी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो यानी उसकी वीकनेसेस हमको पता लगती है या उसकी स्ट्रेंथ वो हमको पता लगती है। कंपैरिजन विद अदर फर्म एंड सेम इंडस्ट्री, तो यहां पे क्या किया जा सकता है,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू हम अदर फर्म से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, तो सेम इंडस्ट्रीज के बिजनेस से भी इसको कंपैरिजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन कर सकते हैं। बात करें फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग का मतलब ये होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उसको बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग्स को फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमको कौन कौन सी प्लानिंग कैसे कैसे बनानी है। फिर इसके बाद में डाटा प्रेजेंटेशन बिकम सिंपल एंड कंपेरेबल। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो इजीली क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए देखने में और कंपेरेबल होना चाहिए। तो गाइस ये इधर वाला पार्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आप सिंपल सा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के पास नेट वाला इशू रहता है कि सर नेट तो बहुत छोटा छोटा लिख रखा है, तो अगर इस तरीके से हम सुनेंगे या देखेंगे तो हमारा नेट डाटा खत्म हो जाएगा। तो भैया आपको उसके लिए क्या करना है, एक बार नेट को एचडी के ऊपर ऑन कीजिएगा और अपनी स्क्रीन को जूमिंग करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स तो आपके पास प्रॉपर आ जाएंगे, फिर आराम से अपनी आंसर जो नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर आराम से नोट कर लीजिएगा रिलैक्स माइंड से। तब तक आप देखिए अब बात करें हम टूल्स की, तो गाइस ये टूल्स जो होंगे वो टूल्स किस तरीके से होने वाले हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो टूल्स होंगे वो टूल्स कौन से होंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो मैंने यहां पर भी आपको क्लियर किया कि कंपैरिजन ऑफ ईच आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर क्या होता है, बोले हर एक आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड से क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाएगा। ये देखो यहां पर इस तरीके से प्रीवियस ईयर हो जाएगा, फिर उसके बाद में करंट ईयर हो जाएगा और फिर उनके चेंजेस कैलकुलेट करेंगे। चेंजेस कैलकुलेट करने के बाद में उसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो आपको अगर पता हो तो यहां पर कैसे आ रहे हैं, इधर से प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर उसके बाद चेंजेस और फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज हमने कैलकुलेट किया। यानी लेफ्ट से हम किधर आ रहे हैं, राइट हैंड की साइड आ रहे हैं। तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हुआ। तो ध्यान रखिए कभी भी जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो टूल्स होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये हमेशा कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का एनालिसिस होता है। किस टाइप का एनालिसिस होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप एनालिसिस होगा। अब बात करें हम किसकी, कॉमन साइज स्टेटमेंट। भैया सिंपल वाली बातचीत है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 और मोर ईयर्स का हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का डेटा हमने लिख दिया, फिर करंट ईयर का डेटा हमने प्लेस कर दिया एंड देन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टेकिंग अ कॉमन बेस। यहां पर क्या करेंगे हम कि परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। यहां पे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भैया शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का टोटल लायबिलिटी से कितना परसेंटेज है, ठीक है। वैसे ही जो हमारे टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है या इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है उसका टोटल असेट से कितना परसेंटेज है। तो यहां पे क्या करते हैं, जो लेते हैं डाटा उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। और ऊपर से नीचे की तरफ हमारा कौन सा फॉर्मेटिंग चलता है भैया, वर्टिकल फॉर्मेटिंग। तो वर्टिकल फॉर्मेटिंग चलता है, इसलिए हम हमेशा इसको कौन सा वाला एनालिसिस बोलते हैं, इसको वर्टिकल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से जाना जाएगा, और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो कॉमन साइज स्टेटमेंट गाइस हमारा वर्टिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाएगा। हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। रेशियो एनालिसिस आने वाले चैप्टर के अंदर हम वैसे भी पढ़ने वाले, बट एक ब्रीफली मैं आपको दे देता हूं कि अकाउंटिंग रेशियो इज एन अर्थमेटिकल रिलेशन बिटवीन 2 अकाउंटिंग वेरिएबल्स। जो 2 अकाउंटिंग वेरिएबल्स होते हैं, डाटा होते हैं, 2 अकाउंटिंग पीरियड के डाटा होते हैं, उन डाटास के अंदर हम क्या करते हैं, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप ढूंढते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी अ रेशियो एनालिसिस। लाइक दैट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि करंट एसेट्स कितना मल्टीपल है करंट लायबिलिटी का। तो इस तरीके से रेशियो एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो 2 अकाउंटिंग पीरियड है उन 2 अकाउंटिंग पीरियड का अर्थमेटिकल रिलेशनशिप हम कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने पहले भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जब मैंने बातचीत की थी तो उसमें बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर हम कैश फ्लो में क्या पढ़ते हैं कि 2 अकाउंटिंग पीरियड है, उन अकाउंटिंग पीरियड में कैश का कितना फ्लो यानी इनफ्लो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आउटफ्लो कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इट शोज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का फ्लो कैसे हमारी कंपनी में होता है, ये किससे पता लगता है, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको पता लगेगा।
बात करें गाइस हम लास्ट में जो लिमिटेशंस ऑफ है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कोई भी कंपनी के कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो उन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के जो लिमिटेशंस होंगे वो लिमिटेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं, तो इसके बारे में तो मैंने आपसे पहले बातचीत कर चुका हूं। लास्ट वीडियो जो हमारा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस थी उन लिमिटेशंस को आप यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आल्सो नोन एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो लिमिटेशन होती है वही लिमिटेशन इनकी होती है। मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूं कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हिस्टोरिकल बेस्ड होते हैं, हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर, रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। देन कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज आल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। बात करें अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट्स, तो मैंने बताया था कि यहां पर क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट क्या करता है, इनके अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पर्सनली उनको अफेक्ट कर देता है। वो अकाउंटेंट को बोल देते हैं कि इस साल का प्रॉफिट इतना चाहिए, कॉस्ट आप इतनी शो करो, तो यहां पर ये एक लिमिट हो जाती है कि कमी हो जाती है कि यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो बनते हैं वो जो मैनेजमेंट है वो क्या कर सकता है, पर्सनली उनके डाटाज को अफेक्ट कर सकता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड, मैंने बताया था आप सभी को कि क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि भैया क्वांटिटी वाला आप जो पॉजिटिव पार्ट है कंपनी का वो तो शो कर रहे हो, लेकिन क्वालिटेटिव वाला जो पॉजिटिव पार्ट है वो कंपनी शो नहीं कर रही, तो वो शो नहीं कर रही तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या बोले, वो शो किया नहीं जा सकता, तो इसलिए क्या हो सकता है, ये लिमिटेशन हो जाती है, कमी हो जाती है कि आप एम्प्लॉय के, आपका जो कंपनी है, कंपनी का एम्प्लॉय कितनी स्ट्रेंथ के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है, कंपनी का जो वर्कर है वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ वर्क कर रहा है, तो उनकी स्ट्रेंथ को यहां पर शो नहीं किया जा सकता। तो क्वांटिटी शो की जा सकती है बट क्वालिटी कैन नॉट शो इन द कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। एंड यहां पर प्राइस लेवल चेंज आर इग्नोर्ड, मैंने बताया था कि हमेशा हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं गाइड, वो बैलेंस शीट को किसके ऊपर शो करते हैं, जितनी भी वैल्यूज है उसमें उन सारे आइटम्स की वैल्यूज को हम बुक वैल्यू के ऊपर शो करते हैं। बट हर दिन अपना मार्केट के अंदर क्या होती रहती है, एसेट की जो वैल्यूज है वो अप एंड डाउन होती रहती है, यानी मार्केट वैल्यू उनकी चेंज होती रहती है। शो तो हमको प्रेजेंट वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू पे करना चाहिए, बट हम किसके ऊपर करते हैं, उसको बुक वैल्यू के ऊपर शो करते हैं, और बुक वैल्यू के ऊपर शो करने के कारण ही ये एक हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की लिमिटेशन हो जाती है। बात करें वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कि कई बिजनेस, कई इंडस्ट्री तो क्या करती है, एसएलएम फॉलो करती है, कई क्या करती है, डब्ल्यूडीवी फॉलो करती है, तो ये भी क्या हो जाती है, उसके कारण उनकी इनकम क्या हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, यानी सेम इंडस्ट्री, उसका प्रॉफिट अलग आ रहा है, इसका प्रॉफिट अलग आ रहा है, उसकी जो टैक्सेशन का प्रोसेस है वो अलग है, इसका टैक्सेशन का प्रोसेस है वो अलग है, क्यों, अकाउंटिंग पॉलिसीज के कारण। तो ये भी क्या हो जाता है, एक लिमिटेशन का रीजन बन जाता है। तो गाइज ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का जो थ्योरेटिकल पार्ट था, वो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, बट मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं, थोड़ा जूमिंग करें, जूमिंग करके प्रॉपरली अपना नोट्स मेंटेन करें। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि टूल्स के बारे में स्टूडेंट समझ कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने बिल्कुल शॉर्टली आपको आंसर इसका मेंशन किया है, तो आप इसके अंदर इसकी हेल्प से इजीली इनका आंसर क्या कर सकते हो, एग्जाम के अंदर पुट कर सकते हो। मेन क्वेश्चन था इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन, मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूं, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन के अंदर क्या होता था कि एक से दो अकाउंटिंग पीरियड सेम फॉर्म के अंदर उनके डाटा को क्या किया जाता था, कंपैरिजन किया जाता था, ठीक है। बट इंटर फॉर्म कंपैरिजन में यानी फर्में अलग होती है और फिर उनके डाटा को क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो उसको बोलते थे हम इंटर फॉर्म कंपैरिजन। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं अभी इसके जस्ट बाद आपके सामने इसका प्रैक्टिकल पार्ट के 2-3 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, तो उसके थ्रू ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। हाँ तो गाइज अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैंने आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से उस क्वेश्चन को देखेंगे और हम उसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस सॉल्यूशन के ऊपर सबसे पहले जो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले गाइस, वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी उसी की बनाएंगे, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट भी उसी की बनाएंगे, तो दोनों के दोनों हमारे पार्ट इसी क्वेश्चन के थ्रू सोल्व हो जाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है गाइस, वो क्वेश्चन इस तरह से मेंशन किया है कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना। उसका रीजन है वो कंपनी एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है, उस शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही उसकी बैलेंस शीट क्वेश्चन में मेंशन थी। तो जब भी ऐसा हो तो आप उस क्वेश्चन को उठाओ और सीधा का सीधा सॉल्यूशन में क्या कर दो, कॉपी पेस्ट
कर दो। तो सारे डेटा हमने ऐसे कैसे, देखो आप क्वेश्चन से कंपैरिजन कर सकते हो। क्वेश्चन में जो है वो सारा डेटा मैंने ऐसे कैसे नोट किया है। तो सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट को सॉल्व करते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है, क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो 2020 है उस 2020 का डेटा तो है पहले और 2019 का डेटा है बाद में। ये सबसे मेन कंफ्यूजन का रीजन होता है। स्टूडेंट सीधा सा क्या होता है कि बोले सर ने बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पुट करना है और फिर उसके बाद में यहां पर क्या करना है, करंट ईयर पुट करना है। तो सीधा सीधा से स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन के फर्स्ट डाटा को उठाता है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर डाटा मान लेता है और फिर करंट ईयर डाटा मान लेता है। भैया गलत हो जाएगा। सबसे मेन फोकस करने वाली चीज ही क्वेश्चन में वही होती है कि आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए मैक्सिमम टाइम जो देता है वो क्या कर देता है कि आपको पहले दे देता है करंट ईयर का डेटा और फिर देता है प्रीवियस ईयर का डेटा। भैया प्रीवियस ईयर डेटा को पहले आपको मेंशन करना होता है और फिर करंट ईयर डेटा को आपको सेकेंडरी मेंशन करना होता है। अब बात करेंगे, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का डेटा है उसको ए मानना है आपको, फिर उसके बाद में आपको करंट ईयर के डेटा को बी मानना है। जो आपका सी कैलकुलेट होगा उसके अंदर हम लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज जो आने वाला है वो कैसे आएगा, बोले इस बी वैल्यू में से क्या कर देना, आपको करंट ईयर की वैल्यू में से आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को माइनस कर देना, तो आपका सी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद गाइस हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी आपको किसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है भैया, सी की हेल्प से। तो सी के अपॉन में हम डालेंगे क्या, ए, तो सी अपॉन ए मल्टीपल बाय 100, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब गाइस अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर मेंशन किया था कि देखो इसके अंदर किस तरीके से चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो एनालिसिस होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। अब प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो आप क्वेश्चन की हेल्प से पूरे डाटा देखो। शेयर कैपिटल 5 लाख, 10 लाख आपको गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, 2 लाख क्वेश्चन में गिवन है गाइस, 5 लाख, 8 लाख इस तरीके से गिवन है। अब ये चेंज कैलकुलेट करना है, तो चेंज कैसे करोगे, इस बी में से ए को लेस करेंगे। 10 में से 5 गया तो 5, 2 में से 3 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2। इनका टोटल 24 लाख में से 15 लाख को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 लाख। अब ये परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, तो परसेंटेज चेंज के लिए बिल्कुल सिंपल है। जो आपने सी कैलकुलेट किया गाइस 5 लाख, तो इस 5 लाख को अपॉन में यहां पे रखेंगे क्या, बोले 5 लाख अपॉन क्या कर देंगे, 5 लाख मल्टीपल बाई कितना हो जाएगा आपका 100, यानी अपॉन में कितना आना है, ए वाला जो अमाउंट है वो अपॉन में आना है सबके। 1 लाख अपॉन 3 लाख मल्टीपल बाय 100, तो भैया ये 1 लाख 3 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे 2 लाख में से 3 लाख को आपने माइनस किया, तो माइनस का 1 लाख आपके पास यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से आगे भी 3 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीपल बाय 100 तो 60% आ जाएगा। 2 लाख अपॉन 2 लाख मल्टीपल बाय 100 तो कितना आ जाएगा, 100%। कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। नहीं भैया, आपको क्या करना है, 9 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीपल बाय 100, 60% आ गया, दैट्स इट। आगे यहां पे बात करेंगे, सेम टू सेम एसेट की तरफ भी जाना है, वही हमारा बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये सारे अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिए बी माइनस ए करके। अब क्या करना है, बोले सर डी कैलकुलेट करना है, तो डी कैसे करोगे, सी अपॉन ए मल्टीपल बाय 100, ये आ गया C अपॉन ए मल्टीपल बाय 100। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता लग जाए, आप कंफ्यूज ना हो। 1 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीपल बाय 100 कितना आ जाएगा, 25। वैसे ही 9 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीपल बाय 100 तो आ जाएगा 60%। कितना सिंपल है हमारा ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन में से यहां पर उठा के सीधा कॉपी पेस्ट मारना है, अगर कंपनी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमको डाटा गिवन है तो। अगर डाटा कंपनी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग गिवन नहीं है तो गाइस जो हमने बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, तो हमको डाटा दे रखा हो तो इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में उस डाटा को क्या कर देंगे, हम मैनेज कर देंगे। फिर ए और बी यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा नोट कर देंगे और फिर इसी तरीके से उसका एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब कॉमन साइज में सर क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है कॉमन साइज, कंपैरेटिव से भी ज्यादा सिंपल होने वाली है। तो गाइस आपको फोकस करना है, मैंने इसी सेम क्वेश्चन को यहां पर कॉमन साइज के अंदर लिया है। अब ये क्या होने वाला है, देखो आप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सारी की सारी चीजें वही सेम अमाउंट में लिया है। बस यहां पर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी कि ए बी सी ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको क्या मानना है यहां पर भाई, एक को भगवान मानना है। अब भगवान किसको मानोगे भाई, यहां पे देखो ये जो है ये लायबिलिटी साइड है। अब लायबिलिटी साइड में जो प्रीवियस ईयर 2019 उस लायबिलिटी साइड का टोटल कितना गिवन है, आपको 15 लाख दे रखा है गाइस। तो 15 लाख दे रखा है तो 5 लाख अपॉन भगवान किसको माना आपने, 15 लाख को, तो सबके अपॉन में 15 लाख आएगा, भगवान जी आएंगे सीधे सीधे से। तो यहां पर क्या करना है, 5 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीपल बाय 100 कितना आ जाएगा 33.33। प्रीवियस ईयर की चेंज में डालना है। फिर 3 लाख अपन भगवान जी किसको माना, 15 लाख को, मल्टीपल बाय 100 20%। 5 लाख अपन भगवान जी किसको माना, 15 लाख मल्टीपल बाय 100। इसी सेम तरीके से आपको क्या करना है, आपके एसेट साइड पे भी जाना है, क्योंकि आपको पता है लायबिलिटी का टोटल कितना है 15 लाख, तो यहां पर एसेट का टोटल भी गाइस कितना आएगा 15 लाख। तो यहां पर क्या करना है, जैसे टेंजिबल एसेट्स आपकी 8 लाख की है तो 8 लाख अपॉन भगवान जी किसको माना 15 लाख को, मल्टीपल बाय 100। फिर 2 लाख अपॉन क्या करना है आपको 15 लाख मल्टीपल बाय 100। इस तरीके से आपने क्या कर लिया 2019 का ये परसेंटेज यहां पर कैलकुलेट कर लिया। इस परसेंटेज को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज बोल सकते हैं, या सीधा आप परसेंटेज लिख सकते हो। सेम टू सेम किस में करना है, 2020 के अंदर जाना है भाई 10 लाख अपॉन, इसमें भगवान जी कितने हो जाएंगे भाई 24 लाख। तो यहां पे 10 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीपल बाय 100 आ गया। 2 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीपल बाय 100 यहां पे आ जाएगा। 8 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीपल बाय 100। 4 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीपल बाय 100। ठीक है, इसी तरीके से आपका चलना है। और ये 24 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीपल बाय 100, तो 100% इस तरीके से ये आएगा। 14 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीपल बाय 100। इस तरीके से सारे के सारे ईयर्स का, सारे के सारे डेटास का अपने को 2019 और 20 का इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बताइए आप खुद कि आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको ज्यादा सिंपल लगा या कॉमन साइज। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमारे को कॉमन साइज ज्यादा सिंपल लग रहा है। क्यों, क्योंकि आपको खुद को भी पता है बिल्कुल अपने को देखने में भी कॉमन साइज और सोल्व करने में भी कॉमन साइज बिल्कुल सिंपल इजी लग रहा है। तो गाइस ये था हमारा कंपैरेटिव और कॉमन साइज यानी बैलेंस शीट के दोनों टाइप मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करवा दिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, हम करेंगे हमारा इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का भी कंपैरेटिव और फिर उसके बाद हमारा कॉमन साइज, दोनों एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला होगा गाइस। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कौन सा वाला, P&L स्टेटमेंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू ही दोनों क्वेश्चंस को, दोनों फॉर्मेट्स को अटेंड किया है, तो आप सभी देखें। यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है वो क्या कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 का पार्ट 2 है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर दे रखा है तो आपको क्या करना है, वहां से क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है। अदरवाइज तो जो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना गाइस सिखाया है उसी के बेस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अदर इनकम होगी वो अदर इनकम्स मैंने आपको बताई थी कि फाइनेंशियल कंपनी होगी तो, फाइनेंस कंपनी होगी तो क्या होगा, नॉन फाइनेंस कंपनी होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो वो अदर इनकम निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में टोटल रेवेन्यू आपका आ जाएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रेवेन्यूज आ जाएगा। उसके बाद जो हम एक्सपेंसेज, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेज किस किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो सारे एक्सपेंसेज आप एक साथ ऐड करेंगे और फिर नोट टू अकाउंट्स के अंदर उसका डिटेल शो करेंगे और यहां पर एक्सपेंसेज को पुट करेंगे। जो भी आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा गाइस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप लेस क्या करने वाले हो, करंट ईयर का जो टैक्स होगा आपका उस टैक्स को लेस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर दे रखा है तो कॉपी पेस्ट मारना है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था और उसके अंदर जो आपका P&L का इनकम स्टेटमेंट पढ़ाया उसकी हेल्प से आपको यहां पर सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है उसको आराम से जूम करें, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखते जाए। क्यों, क्योंकि मैंने उसी क्वेश्चन का यहां पर सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। तो वो सॉल्यूशन किस तरीके से है वो देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको दे रखा है, मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं गाइस। पहली बात मैंने आपको पिछली बार भी बोला था जब मैंने आपको बैलेंस शीट पढ़ाई, अब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट या P&L अकाउंट जो पढ़ा रहा हूं उसमें भी मैं आपको बोल रहा हूं सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करना है।
प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। क्यों? डाटा जो क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का बाद में हो और करंट ईयर का पहले हो, बट हमको जो सॉल्यूशन के अंदर पुट करना है वो प्रीवियस ईयर का पहले करना है, उसके बाद करंट ईयर का डाटा पुट करना है। तो गाइज सबसे पहले हम यही करेंगे कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डाटा करेंगे, फिर उसके बाद करंट ईयर का डाटा लिखेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज जो हमारा कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से होगा, वही C इज इक्वल टू B माइनस, यानी B की वैल्यू में से A की वैल्यू लेस कर देंगे, करंट ईयर के डाटा में से प्रीवियस ईयर के डाटा को लेस कर देंगे, आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद परसेंटेज चेंज जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हमारा C जो हमने कैलकुलेट किया है वो C की हेल्प से निकलेगा। C कैलकुलेट किया है तो C अपॉन A कर देंगे, मल्टीपल बाय 100 कर देंगे। हर बार अपॉन में क्या आना है हमारा A, हर बार अपॉन में A आएगा, मल्टीपल बाय 100 होगा, और हर बार ऊपर जो आना है वो आएगा C। तो यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लिखेंगे 60 लाख, हमने प्रीवियस ईयर का डाटा लिख दिया, 75 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया डेटा। 75 में से B में से आपने 60 लाख लेस किया, 15 लाख आ गया, तो 25% कैसे आया हमारा 15 लाख, अपॉन कर दिया हमने क्या 60 लाख मल्टीपल बाय 100, तो 25% इस तरीके से आ जाएगा। गाइस उसी तरीके से यहाँ पे अदर इनकम हमने ऐड करी, तो अदर इनकम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,20,000 में से 150 हमने लेस किया, 30,000 माइनस का हो गया, तो 30,000 अपॉन 1,50,000 मल्टीपल बाय 100। क्यों? हर बार अपॉन में आपको किसको पुट करना है, A को पुट करना है, और हर बार ऊपर किसको पुट करना है, C को, तो C अपॉन A मल्टीपल बाय 100। फिर यहां पर C निकलेगा 76,20,000, उसमें से लेस कर देंगे 61,50,000, तो आ जाएगा हमारा क्या 14,70,000। 14,70,000 अपॉन क्या कर देंगे 61,50,000 मल्टीपल बाय 100। भैया ये कहां से आया, कई स्टूडेंट को क्वेश्चन देता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम दोनों को ऐड करोगी तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से आप लेस करोगे क्या, एक्सपेंसेस को लेस करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 17,50,000 कैलकुलेट किया है, 6,12,500 उसमें से लेस कर देना, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। गाइज हर बार इसी तरीके से करना है आपको, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है B माइनस A करके, और फिर जो आपका D कैलकुलेट होगा वो C अपॉन क्या कर देना है A मल्टीपल बाय 100 कर देना है। तो गाइज ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल तरीके से होना था। इसके बाद कॉमन साइज मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के टाइम पे भी गाइस कि बैलेंस शीट जो कॉमन साइज वाली बनती है वो कॉमन साइज वाली बिल्कुल सिंपल होती है। उसी तरीके से मैं आपको इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल के लिए भी बोल रहा हूं कि कॉमन साइज जो पीएनएल अकाउंट होता है बिल्कुल सिंपल होगा। बस आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी मैंने जो बताया था वो बताया था कि एक को भगवान मानना है, वहां पर हमने भगवान माना था, और यहां पर भी हमको क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक को भगवान मानना है। लेकिन यहां पर जो भगवान जी होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर भगवान जी कौन से होंगे गाइस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन सा वाला, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई बार क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना देकर नेट सेल गिवन होता है, तो नेट सेल को ही यहां पर भगवान जी मान लेना है। यानी हर बार जब परसेंटेज कैलकुलेट होगी तो उसमें नेट सेल्स ही अपॉन में आएगी, मल्टीपल बाय 100 होगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पुट लिया है। तो जो क्वेश्चन स्क्रीन पर था उसी का सॉल्यूशन हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के थ्रू किया है, जिसमें क्या करना है वही 60 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीपल बाय 100, क्योंकि भगवान जी किसको माना था हमने, रेवेन्यू फ्रॉम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। 75 लाख अपॉन 75 लाख मल्टीपल बाय 100, 1,50,000 अपॉन 60 लाख मल्टीपल बाय 100, 2.5%, 1,20,000 अपॉन 75 लाख मल्टीपल बाय 100। यानी कोई सा भी डेटा ले 17,50,000 अपॉन में 60 लाख मल्टीपल बाय 100, तो ये आ जाएगा 25,60,000 अपॉन 75 लाख मल्टीपल बाय 100, तो ये आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है गाइज, हर बार जो आपको क्या करना है, भगवान जी मानना है, वो भगवान जी किसको मानना है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही मानना है। यानी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको जो अपॉन में पुट करना है वो हमेशा क्या पुट करोगे, आप यहाँ पे अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पुट करोगे। चाहे 2019 की परसेंटेज निकालेंगे तब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में जाएगा 60 लाख, यानी 6,12,500 अपॉन 60 लाख मल्टीपल बाय 100, तो आ जाएगा कितना, इतना 11,37,500 अपॉन 60 लाख मल्टीपल बाय 100, तो आ जाएगा 18.95। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके से चलने वाला है किसके अंदर 2020 में, इसमें हर बार अपॉन में आने वाला है 75 लाख। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप भूलो ना, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं हो। मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में भी, मैंने आपको बताया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में भी कि भगवान जी मानना है, एक को मानना है,
वहां पर जो मानना था टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज को मानना था। यहां पर जो मानना है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमारी नेट सेल होती है उसको भगवान जी मानना है, हमेशा अपॉन में उसको रख के मल्टीपल बाय 100 कर देना है। तो गाइज ये था हमारा वन शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट किया, कॉमन साइज बैलेंस शीट की, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। सभी स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे। पसंद आए तो जरूर से जरूर जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।